सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, मईशत का पहिया घूमने लगा है, डॉलर नीचे और रुपया ऊपर जाने लगा है, स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है और मईशत संभलने लगी है। पहली खुशखबरी यह है कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 11.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। दूसरी खुशी की खबर यह है कि IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा गया है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के 8.2 अरब डॉलर्स के फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया है। दूसरी तरफ पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर भी मईशत की बेहतरी के लिए कमर कस के मैदान में उतर गए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाक फौज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत हुकूमती इक़दामात पर अमल करेगी और कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव 1960 के बाद मुल्क के लिए दूसरा बड़ा सब्ज इनकलाब साबित होगा। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ आर्मी चीफ के विजन की तारीफ की बल्कि कहा कि वो जनरल आसिम मुनीर के विजन के पीछे चलने को तैयार है। बोल न्यूज़ भी मईशत की बहाली के मिशन में अपना किरदार अदा कर रहा है। माशी मसाइल के हल की तलाश में बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन इसका वाज़ेह सबूत है। मईशत की मुकम्मल बहाली में कितना वक्त लगेगा और इसके समरात आम पाकिस्तानियों तक कब और कैसे पहुँचेंगे, इसी से आगाज़ करेंगे। शब्बर जैदी साहब मेरे साथ हैं, हमारे मईशत हैं, साबिक चेयरमैन FBI, मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, दो टोक बात करते हैं। शब्बर जैदी साहब, इसहाक डार साहब ने बाकायदा ये पैगाम दिया है कि जी सऊदी अरब से भी 2 अरब डॉलर आ गए हैं और दोस्त ममालिक से अब मजीद फाइनेंसिंग मिल जाएगी। तो जो फौरी तौर पर जो माशी मुश्किलात थी, आप क्या समझते हैं कि क्या वो हल हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माशी जो मुश्किलात होती हैं उनकी 2 शक्लें होती हैं। एक शक्ल ये होती है कि आप बैरूनी अदायगियों को, अपने खर्चाजात को पे नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि पाकिस्तान जिसकी बिल्कुल नहज से पहुंच चुका था। उससे पाकिस्तान को, मैं बात बड़े ज़ोर से कह रहा हूँ, टेम्परेरी रिलीफ मिल गई है और पाकिस्तान इमीडिएट डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से अलग हो गया है। मगर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अपने बैरूनी खर्चाजात अपनी अर्निंग से पे कर देगा तो उसको पाकिस्तान की मईशत के बारे में ABCD भी नहीं पता, वो पाकिस्तान की मईशत को नहीं जानता। मैं इससे ज़्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहता, तो समझते हैं लोग, वो मेरी बात को समझ चुके होंगे। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान की अंदरूनी मईशत का सवाल है, उसके जो करंट अकाउंट की पॉजिटिविटी है या उसका जो पॉजिटिव साइड है या उसका जो मुस्बत साइड है, उसका अफेक्ट इकोनॉमी पे ज़रूर मुस्बत पड़ता है। मगर पाकिस्तान की आज जो मजबूरी सूरत हाल है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट 22% है, आपके पास आप ग्रोथ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, कंट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी कर रहे हैं, इंपोर्ट की आप इजाज़त नहीं दे रहे, एक्सपेंशन नहीं हो रही, एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से कम है, रेमिटेंस लास्ट ईयर से कम है। तो अगर कोई आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली हो रही है या होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो वो भी पाकिस्तान की मईशत को समझता नहीं है और वो लोगों को जो बात कर रहा है वो शायद इतनी डेप्थ में नहीं है जितनी डेप्थ में होनी चाहिए। तो मैं एज ए पाकिस्तान को समझने वाले के तौर पर और पाकिस्तान की मईशत को दूरदर्श नतीजों देखने वाले के तौर पर मैं ये बिल्कुल कहने में हक बजाने हूँ कि पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार है और मुश्किलात से नहीं निकली। ठीक, तो ये शब्बर साहब जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही, कई इंडिपेंडेंट माहिरीन बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करते हैं। तो ये कब तक, ये जो हमें अभी डिपॉजिट मिल रहे हैं, ये कब तक के लिए काफ़ी होंगी और क्या दोबारा हमें कर्ज की फिर ज़रूरत पड़ेगी जब तक कि जो आप बात कर रहे हैं कि मईशत की बहाली नहीं होती, या जिस तरह इंटरेस्ट रेट की आपने बात की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन दोबारा से हम नहीं देखते को बेहतर हो, तब तक हमें मजीद कर्ज की ज़रूरत पड़ेगी, एक और IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा दोस्तों के पास जाना पड़ेगा अगर हम खुद कमाई नहीं करते। आप एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं तो 2 या 3 4 प्रोग्रामों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कौन है जो कहता है कि एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी? जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसमें एक प्रोग्राम नहीं हो सकता है, आपको 2 प्रोग्राम
हो सकता है 3 प्रोग्राम। मतलब मैं अगर मुझसे आप पूछें तो पाकिस्तान की मईशत को अगर इस सही रास्ते पे गई जो कि आज नहीं जा रही, अगर सही रास्ते पे गई जो कि आज नहीं जा रही, सही रास्ते पे जाने के बाद आपकी ज़रूरियात जो IMF की कब ख़त्म होंगी, इसके लिए तकरीबन आपको 10 से 12 साल चाहिए। अच्छा। बाकी तो फिर लाल बत्ती है, आप लोगों को लाल बत्तियां दिखा रहे हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है जी। तो ये शबरजादी साहब जो इसाकदार साहब कह रहे हैं जी, दुनिया की बेहतरीन करेंसी पाकिस्तान बन गया है पिछले कुछ अरसे में, स्टॉक मार्केट को हम देख रहे हैं बहुत ऊपर जा रही है, फिच ने रेटिंग जो है वो -CCC से खाली CCC कर दी है। ये कुछ पॉजिटिव हुकूमत कह रही है कि ये पॉजिटिव हैं, लेकिन आप समझते हैं ये सिर्फ वक्ती हैं? मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक, अच्छा, तो आपके ख्याल किसी कमेंट नहीं करना चाहता मैं। सही सही। शबर साहब, आप फरमा रहे हैं कि 10 से 12 साल हमें चाहिए, तो उस 10 से 12 साल हम एक अच्छे पोजीशन में पहुंच सकते हैं, लेकिन कहीं तो हमने आगाज करना है, तो वो आगाज के लिए क्या क्या है जरूरी है? 10 से 12 साल भी उस वक्त जब हम सही राह पर हों। आज हम सही राह पे नहीं हैं। 10 से 12 साल उस तरीके से जब हम सही राह पर हों। मैं सही राह बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सही राह है ये है कि हम प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करें, बिजली की चोरी ख़त्म करें, पानी के वसाइल को बढ़ाएं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग में से सब्सिडी ख़त्म करें। ये वो चीज़ें हैं जब हम ख़त्म करेंगे उसके बाद 10 साल उसके बाद हमें चाहिए पाकिस्तान की मईशत को सही राह पे लाने के लिए। देखिए, बाकी ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ना, आप 1950 से शुरू हो जाएं और ये सारी चीज़ें किताबें हिस्ट्री की निकाल लें, ये सारी बातें ये होती रही हैं, चलती रही हैं। ये लोग इस तरह के बयान देते रहे हैं और ये लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को लाल बत्ती देकर आज इस जगह पे पहुंचा दिया है कि हमारे पास 5 करोड़ बच्चा तालीम से फारिग है, हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की आबादी का ग्रोथ रेट है, हमारे यहाँ पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए पुलिस वाला साथ जाता है। तो ये बेकार की बातें नहीं करें, खुदा का वास्ता है, लोगों को सही बात बताएं। कराची में हर सड़क टूटी हुई है, पानी मिलता नहीं पीने का। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं, कौन सा इनकलाब, कौन सा क्या बातें, मतलब ये सब बेकार की गुफ्तगू है। इसके साथ मुझे कोई, और मुझे ये भी बात मैं यहाँ भी ये भी कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि दुनियावी जो मसाइल होते हैं इंसान के, दुनियावी जो मसले होते हैं उसको हल करने का तरीका इंसान की कोशिश होती है, अल्लाह की सिर्फ मदद होती है। बिल्कुल, अल्लाह ताला के ऊपर ये मसाइल नहीं छोड़े जाते। सही, हाँ जी, आप खुद कोशिश करेंगे, नीयत आपकी होगी, आप एफर्ट करेंगे तो तभी है। ये बताइए कि अब ये कहा जा रहा है कि जी वजारत ख़जाना के ज़राए ने कहा है कि जी 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मनसूबा भी मान लिया है IMF ने। तो ये हम पहले 6 अरब डॉलर नहीं अरेंज कर सके, ये तो बड़ी बात है कि 8.2 अरब डॉलर, जिसमें सऊदी अरब ने दे भी दिए हैं 2 अरब डॉलर, और इसमें अब IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात और ये सब फाइनेंसिंग करेंगे। यार मैंने कहा ना, मैंने शायद एक बयान पहले भी दिया था कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में 91 अरब रुपए की पेमेंट करनी है डेट की। तो आप 91 अरब का हिसाब मुझे दे दे, मैं मान लूंगा आपकी बात। क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग। सही सर, हम तो जो हुकूमत कह रही है, जो रेंज कह रही है, हम तो आपके सामने खबरें रख रहे हैं और आपका जाहिर है कि उसमें माहिराना राय आप देंगे। हम तो अगर हुकूमत की खबरों में चल रहा होता, अगर हुकूमत की खबरों में मुल्क चल रहा होता तो मेरी बात की क्या है। मैं तो 2021 में कहा था जबकि मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है, जब ये सारे आप खबरों में चल रहे थे, फिर आप सारे क्यों कह रहे हो कि डिफॉल्ट में जा रहा था? हुकूमत की खबरों पे क्यों चलते हो? कागज आपके सामने, फिगर्स आपके सामने, देख लो कि पाकिस्तान को 91 अरब रुपए देने हैं 3 सालों में। क्या पाकिस्तान 91 अरब रुपए देने की सलाहियत रखता है? बता दे मुझे, अगर है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी उतना ही पाकिस्तानी हूँ जितना कोई और पाकिस्तानी है। जी जी, देखिए, जब 6% से ग्रोथ खुद हुकूमत कहेगी 3% पर आई है, हम उसी को डिस्कस करेंगे ना सर। तो ये अब जो आप बात कर रहे हैं सर, अभी खबर हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी चली है, अभी जब हम प्रोग्राम के दौरान अब से चंद लम्हे पहले, ये यूटिलिटी स्टोर पर बहरान पैदा हो गया चीनी का। 130 रुपए का एक टेंडर मिल गया है। तो ये तो हम बुनियादी चीज़ों का भी अभी तक मसला है। फिर हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं पंजाब में। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये आपकी कहानियां नहीं मिल रही ना। मैंने आपको क्या कहा है? मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट के बयानात पर, वजीरों के बयानात पर तबसरा नहीं करता? क्योंकि मैं पाकिस्तान की मईशत को उनसे बेहतर समझता हूँ। मैं पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उनसे बेहतर जानता हूँ। मेरे ताल्लुकात वर्ल्ड बैंक के साथ उनसे बेहतर हैं। तो मैं क्या बात करूँ उनके साथ? IMF के साथ मेरे ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत गवर्नमेंट पाकिस्तान के।
क्या बातें कर रहे हैं आप? ठीक, तो मतलब मेरा मकसद है कि मैं क्या उनके बारे में कमेंट करूं। सही। आप क्या जी, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें बुनियादी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। ये जो अभी हुकूमत कह रही है कि जी IMF कहने पर हमने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, हम जो है टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, कुछ टैक्स जो है मजीद इकट्ठा करेंगे, यानी ये वो बुनियादी तब्दीलियां नहीं है। यार मेरी बात सुनो, 12 अगस्त को ये चले जाएंगे। आज क्या तारीख है? जी आज 11 जी 11 जुलाई, एक महीना रह गया ज्यादा से ज्यादा। वर्किंग डे तो 20 ही रह गए ना जी। कहने दो जो कह रहे हैं। अच्छा, कहने दो ना जो कह रहे हैं भाई, कहने दो ना। सही, ये तो सही होगा तो हम लोग ही आगे करेंगे ना। ये तो वही करेंगे ना जो केयरटेकर में आएंगे, और फिर देखेंगे क्या होता है। ये तो मतलब ये कहने दो जो कह रहे हैं तो हमें कि यार ये करेंगे भाई। 28 दिन तुम्हारे पास रह गए, क्या करना है तुमने? जाओ अब घर जाओ, तैयारी करो इलेक्शन की। ठीक, अगर केयर टेकर में सर आपको पब्लिक के सामने जाओ, हाँ, पब्लिक के सामने जाके प्रेजेंट करो IMF का प्रोग्राम, बताओ कि हमने क्या कामयाबी हासिल करी। पब्लिक खुद ही फैसला कर देगी। आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ताल्लुकात आपके भी हैं, तो सर केयर टेकर सेटअप में अगर आपको कहा जाता है कि आप मुल्क की खिदमत के लिए आगे आएँ और कुछ बेहतरी कर सकें, तो आप आएंगे? नहीं। क्यों? क्या आपका ख्याल है कि इतने वक्त में हो ही नहीं सकती बेहतरी? जी क्या कह रही है सर? क्यों नहीं आएंगे आप? क्या समझते हैं कि मौका नहीं मिल सकेगा या नहीं वक्त कम होगा? ये मेरी जाती वजूहात थी। और दूसरी बात है, मेरी वालदा जो हैं उनकी उम्र बहुत काफ़ी उम्र रसीदा हैं, और मैं उनको छोड़ नहीं सकता, और वो कराची नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैं इस्लामाबाद जाने में बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं ज़रूर पाकिस्तानी खिदमत करूँगा, मौका मिला, मगर मैं कराची अपनी वालदा की हयात में कराची से मुस्तकिल छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल सही। नहीं, ये बहुत बड़ी सादत है वालदा की खिदमत करना। ये बताएं सर कि IMF के साथ जो मामला तय हुए, अब ये पहला हम प्रोग्राम कर नहीं सके मुकम्मल, अब ये जो 9 माह वाला है, इस पर आप कितने ज़्यादा पुरुमीद हैं कि ये भी हम कहीं वक्त से पहले तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस तरह की खबरें आई कि $1 अरब मौजूदा हुकूमत, $1 अरब जो है केयरटेकर सेटअप। जी देखो यार, देखो एक बात सुनो, मैंने पहले प्रोग्राम में भी एक दफ़ा कहा था, और मैं अभी दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि देखो मसला हमारा ये है कि हम बड़ी खुशी मना रहे हैं कि सऊदी अरब ने 2 बिलियन दे दिया, IMF ने 8 बिलियन देने का वादा कर लिया, ये IMF 2 बिलियन दे रहा है। ये सारी बातें शर्म की हैं, इज्जत की नहीं है। ये कामयाबी नहीं है, नाकामी है। ये पाकिस्तान की बहैसियत कौम नाकामी है। किसी घर में पैसे खत्म हो जाएं और वो कर्जा ले आए बाहर से, ये कामयाबी है या नाकामी है? हम एक इतने जाहिल, इतने गैर तहजीब याफ्ता, इतने बेशरम मुल्क हैं कि हम इस पे खुश होते हैं कि हमें बाहर से कर्जा मिल गया। ये कितनी बड़ी नाकामी है कि हमने इस पूरे पीरियड में, इस 75 साल में ये नहीं किया कि हम अपने पाँव पे खड़े होते। हम ये बार बार ये कहते रहते हैं कि बड़ी खुशी है कि डिपॉजिट आ गया, बड़ी खुशी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमें भिखारी समझते हुए पैसे दे दिए। ये जो हमारा रवैया है, ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारी बेगैरती है, ये कब खत्म होगी? अच्छा देखिए ना, आप मुझे बताएं, आप बार बार कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ जी पाकिस्तान ठीक हो गया, कर्जा आ गया, बड़ा अच्छा हो गया, पाकिस्तान ठीक हो गया। और हाँ जी, टेम्परेरी जो आपने कहा वक्ती रिलीफ तो चले मिला, लेकिन वो इलाज नहीं हो सका अगर बीमारी का। वो आपकी बात सही है कि वक्ती तौर पर हमने अपने लिए 1 साल में, 1.5 साल में क्या किया कि जिससे हम ये कह सके चलो यार ये तो हमें मिल गया ना $2 बिलियन, मगर हमने 50 लाख डॉलर बचा लिए बाय रिड्यूसिंग द मिनिस्ट्रीज, या हमने 50 लाख डॉलर बचा लिए गवर्नमेंट के पेट्रोल में, या हमने कुछ पैसे बचा लिए, हमने कोई खर्चा कम कर दिया, हमने कोई हरकत की? तो ये कौन सा मुल्क है? ये किस तरह की बातें हो रही हैं? ये मतलब क्या इनकी गैरत है? क्या ये बातें कर रहे हैं? और यही बेगैरती हमारे कल्चर में घुस चुकी है। अच्छा, कि यार पैसे मिल गए, बड़ी खुशी की बात है, हम भिखारी हैं, बराबर वाले ने पैसे दे दिए, रोटी खाने को दे दी, यही है ना? जी। एक इनिशिएटिव जो अब फौज को लेना पड़ा है, या आर्मी चीफ सामने आया है कि अच्छा मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग करें, इससे कुछ निकलें, तो ये जो वो इनिशिएटिव लेकर आए हैं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि चले हुकूमत अपनी जगह, लेकिन फौज भी एक कुछ कर रही है कि जी मईशत की बेहतरी के लिए जो हम कर सकें। बाकी जगहों पर भी तो याद किया जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स में, दीगर मामलात में, हमने कोरोना में देखा, तो कहते हैं कि चलें एक प्रोग्राम हम लेकर आते हैं, हुकूमत साथ आए और इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं बाहर से, और पाकिस्तान में कोई ज़राअत के लिए कुछ काम करें। देखिए, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत में जो फौज का रोल है
उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मैं जब चेयरमैन FBR था, मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात और करीबी रिलेशनशिप जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ थी। आज भी फ़ौज पाकिस्तान की मईशत की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। देखिए, जब खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत को अगर नुकसान पहुँचता है तो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर फ़ौज है, क्योंकि ये एक 22 करोड़ आदमी का मुल्क है और ये न्यूक्लियर पावर है और इसके चारों बॉर्डर सेंसिटिव है। और हमने चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमने चारों बॉर्डर पर जंग शुरू की हुई है। जंग का मतलब यह है हमारा कोई भी बॉर्डर सही नहीं है। तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान में कोई अफोर्ड नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के अंदर कोई माशी बदहाली आए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप चाहें तो मुझे इस पे सवाल पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ मैं, कि पाकिस्तानी मईशत में और पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज का रोल क्या रहा है और क्या होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी रियासत में फ़ौज का रोल है तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल वाज़े होना चाहिए और उसकी एक बिल्कुल सीधा सिस्टम होना चाहिए। कोई हरज नहीं है, वो भी पाकिस्तान का इदारा है और वो कोई पाकिस्तान से बाहर से नहीं आए। मगर सवाल ये है कि ये लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है दोनों इदारों में, दोनों सिस्टम में, ये लाइन बड़ी ग्रेजुअली और यूजुअली आगे पीछे होती रहती है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी रवायत नहीं है। जब मैं चेयरमैन FBR था, मैं बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इन टच था कमर जावेद बाजवा साहब के साथ और जो कंसर्न लोग थे, बल्कि मेरे शायद उस ज़माने में आसिम मुनीर साहब के साथ भी कॉन्टैक्ट थे। तो बात यह है कि हमें ये चीज़ बिल्कुल देखनी चाहिए और मगर बुनियादी जिम्मेदारी मईशत की अच्छाई या बुराई की सिविलियंस के हाथ में है। बिल्कुल। और मैं यहाँ कहने में कोई देखें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख है। इस तारीख में 35 साल के अंदर जो हमारा वजीर खजाना है वो रिपोर्ट करता रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और 35 साल ये रिपोर्ट करता रहा है सिविलियंस को। तो खराबी के अंदर दोनों बराबर के शरीक हैं। अच्छा, ये 35 साल जी सुन लो पूरी। 35 साल इस मुल्क पे फौज ने हुकूमत की है तकरीबन, और 35 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है सिविलियंस ने। तो दोनों इदारों की पॉलिसीज पाकिस्तान को मईशत से की खराबी से बाहर नहीं निकाल सकी हैं। ये बात हमें कबूल करनी चाहिए। तो अगर कोई इदारा आज ये समझता है कि हम आज निकल के आएंगे और सही कर देंगे, वो भी गलत है। अगर कोई इदारा ये समझता है कि वो इररिलेवेंट है तो वो भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख मिलकर सबको करना होगा। ये बताएं कि जब दोस्त ममालिक भी किसी हुकूमत की नहीं मान रहे होंगे, पता नहीं आप कब तक हैं, आप वादे भी पूरे करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर ये भी तो मसला है कि वो फौज की गारंटी को मान रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। ये तो हमारे दोस्तों का हाल है। आलमी इदारे तो एक तरफ रह गए यार। दोस्त आर्मी को तो छोड़ दो, वो तो हमारे जैसे छोटे आदमियों से पूछ रहे होते हैं, वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले, कि भाई क्या बनेगा आगे। तो फौज तो बहुत बड़ा इदारा है, वो तो बहुत बड़ा इदारा है। वो तो हमारी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी तो इतनी अनफॉर्चुनेटली खराब हो चुकी है। देखिए, हम वही गवर्नमेंट है ना जिसने ये बयान दिया था कि IMF चाहता है हम डिफॉल्ट में चले जाएं। कहा था ना हमारे लोगों ने, जी कहा था ना, रिकॉर्ड पर है ना, रिकॉर्ड पे है ना, कहा था ना। अब क्यों कह रहे हैं कि IMF आ गया? तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? इनकी क्या क्रेडिबिलिटी मुझे बताएं ना, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये आज जो बात कर रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है? जबरदस्ती साहब, बिल्कुल आपकी तमाम बातें अपनी जगह वैलिड, बहुत शुक्रिया टाइम दिया। मुझे ब्रेक लेनी है, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद बात करेंगे कि लड़ाई अभी रुकी नहीं है। फजलुर रहमान साहब अभी भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और अब भी बात चल रही है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। हर एक की एक अपनी राय नज़र आ रही है, ओहदों के पीछे भागा जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं, पीपल्स पार्टी से चले कोई गिला नहीं, लेकिन नून लीग PDM का हिस्सा है, हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से एमएल साहब कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी गलती की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत करके, गुलाम अली की हिमायत करके। वो भी मौलाना साहब से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है फजलुर रहमान साहब चाहते हैं जी सदारत का ओहदा अब आगे उनको मिले, जो भी बात हो रही है निगरान सेटअप के लिए उसमें उनको शामिल किया जाए। अगले को वज़ीर आज़म का सेटअप है या
कब होने इलेक्शन, इस हवाले से कोई मुशावरत वगैरह उनसे की जाए। शैला रज़ा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शैला साहबा, ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन वक्त पर होंगे भी नहीं होंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ आप चाहते हैं कि जो उनकी वापसी हो जाए, थोड़ा उनको वक्त मिल जाए थोड़ा कैंपेन चलाने का, क्योंकि जो हालात हैं, महंगाई है, तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो कह सकेंगे कि जनाब मैं अब आ गया हूँ, मैं चीज़ें संभालूंगा। और ये वाज़े वो कर चुके हैं कि अब वो फिर वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। तो आप क्या समझती हैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कि क्या इलेक्शन थोड़े आगे ले जाए जा सकते हैं, यानी मार्च की तारीख कहा जा रहा है? आपने जो बात की वो आपने लोग की बात, जी जी, आपने नून लीग के किसी रिप्रेजेंटेटिव का या इसको पर्सन का नाम नहीं लिया। और दुबई में जो मीटिंग हुई है तो पीटीआई के हेड को उस पर उससे क्या मसला है? कहीं भी मीटिंग हो, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात जलाने की, फौजी कोई इमारतों को नुकसान पहुंचाने की तो प्लानिंग नहीं हुई ना, अपने इदारों के खिलाफ तो प्लानिंग नहीं हुई है। जो भी बात हुई है, दो पॉलिटिकल रहनुमा हैं, एक पे जो है जमीन तंग कर दी गई थी पाकिस्तान की, वो बाहर हैं, अगर दूसरे ने जाके उससे वहाँ मुलाकात की तो मसला क्या है? आपकी तरह थोड़ी है कि जाती मसले बना के बैठ जाएं। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो बयानात आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के शुरू में जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी। और अगर वक्त से पहले डिसॉल्व कर दी गई, चाहे 3 दिन पहले डिसॉल्व की जाए ड्यू डेट से, तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराने। और अगर आखिरी दिन पे जाके डिसॉल्व जो कि ऑटोमेटिकली हो जानी है, उस पर अगर होनी है तो फिर वो जो है 60 रोज में इलेक्शन होंगे। तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई के हेड को अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए कि कौन टिकट लेगा, किसको टिकट देंगे। जो उनके एमपीए थे, एमएनए थे, जो उनके मिनिस्टर्स थे, हत्ता कि उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस बेयरर हैं वो भी रिजाइन कर रहे हैं, तो उनको ये फिक्र करने के बजाय अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि जी शब खुद मारने की कोशिश हो रही है, सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है बदलना चाह रहे हैं ताकि फिर अपनी मर्जी का केयरटेकर सेटअप आ जाए। वैसे वो हमने पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि किस तरह से वो आ गया। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जगह कोई और होना चाहिए? क्या हलीम आदिल साहब 9 मई के बाद जो वो तोड़ते फोड़ते चीजों को फिर रहे थे डंडे के साथ, आपको कहीं नजर आए? क्या वो असेंबली में नजर आए? क्या पीटीआई असेंबली में आई? 2 बंदे आते हैं उनके, 2 एमपीए, एक करीम कबूल और एक शहजाद अवान, कोई किसी ने नहीं पकड़ा। स्पीकर साहब कहते रहे कहाँ हैं। तो अब हलीम आदिल आप पता नहीं किस कोने से बोल रहे हैं, अता पता तो बताएं कहाँ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है अगर कोई और बन जाए अपोजिशन लीडर किसी और जमात का तो कोई हर्ज नहीं है, ये जाहिर है उसमें एमक्यूएम हो सकती है। जो हाजिर मेंबर होंगे, जो जमात हाजिर होगी असेंबली में, उसी से बनाया जाएगा ना। हलीम आदिल हैं कहाँ? मुझे बता दो दे, मैं लेने आ जाऊंगी, अपने साथ लेके जाऊंगी, छोड़ के जाऊंगी। बहरहाल वो कह रहे हैं जी कोई भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अदालत जाएंगे। हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं तो मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? जी जी नहीं, यानी वो अगर उनको हटाया जाता है तो अदालत जाएंगे तो पीपल्स पार्टी इसको डिफेंड करेगी कि भाई आपकी बातों से लग रहा है कि अगर वो हटाते हैं तो ऑन मेरिट आप समझते हैं कि वो होगा, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे, वो अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे। आप ये कहना चाह रही हैं? अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो अदालत जाने के बजाय असेंबली आए, अपनी पार्टी को असेंबली में भेजे पीटीआई, तो जो है जाहिर है कि फिर वही ऑपोजिशन रहेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिशन नहीं आ रही है तो हमें आगे का सेटअप बनाना है, हमें चाहिए ऑपोजिशन। तो फिर जाहिर है कि हमें कुछ सोचना है कि कैसे ऑपोजिशन के किरदार को जो है वो महफूज किया जाए। सही। शाह साहब, अब ये भी तो मसला है ना, गिरफ्तारी से ना डर रहे हों कि पहले हमने मेयर के इलेक्शन में भी देखा वो लोग अलग से निकल जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ वैसे ही कह देते हैं जी हमने तो वोट ही नहीं डालना, वो आते ही नहीं है, तो वो वोट ज़्यादा होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह अपोजिशन में चाहे तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा हों लेकिन वो उनकी मर्जी तो नहीं चलेगी। वो जब हुकूमत ने सोच लिया, हमने तो ये देखा है मेयर कराची के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी जीत गई। देखिए पीपल्स पार्टी क्यों जीती कि पीटीआई में डिवीजन है, उनके एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर्स सब छोड़ के जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रही है। तो इस तरह ये बेचारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो आए थे
ये भी उसी कबील के हैं जो चुप रहे हैं, जो नहीं डरते उन्होंने आके वोट दे दिया और जमात इस्लामी को दिया। और जमात इस्लामी के लिए तो आपको समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो इनका सिर्फ एक एमपी है, लेकिन इतनी बड़ी जमात इस्लामी की सीटें आई हैं और पीटीआई ने भी बहुत अच्छी सीटें हासिल की हैं। तो उन्होंने जब जमात इस्लामी को जिन्होंने आके दिया उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया गया। अब डरपोक लोगों का, डरने वालों का तो काम नहीं है ना, जो डर गया वो मर गया। और ये एक अजीब बात, हाँ जी, कि अगर मैं एक जुमला कह दूं, जरूर, अगर मौत की है तो जो डरते नहीं है ना वो मौत शहादत हो जाती है। जी दुरुस्त। लेकिन शाला साहब, अब अगर बिलावल साहब चेयरमैन हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस शख्स को हमने वोट करना है, फर्ज कीजिए जिस तरह हमने देखा है अभी मेयर के इलेक्शन में, तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं जी हम तो नहीं इसको कर रहे, तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ये फिर कोई भी पार्टी नहीं चल सकेगी इस तरह से। देखिए, ये उनकी अपनी पार्टी का मैटर है। हमने उन्हें नहीं कहा कि आप हमें वोट दें या नहीं दें। उनकी अपनी पार्टी में डिवीजन आ चुकी थी और आज से नहीं, काफ़ी पहले से आई थी। बहुत पहले शकूर शाह साहब ने कहा था जो एमएनए कि मैंने सियासत छोड़ दी। बहुत पहले नजीब हारून जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे थे। बहुत सारे मेंबर्स उनके एनए के ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम तो आ ही नहीं रहे थे और हम तो इसके बावजूद के मिनिस्टर थे लेकिन हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे थे। तो उनकी पार्टी कोई नज़रिया तो था नहीं, जिन्होंने बनाई थी थर्ड ऑप्शन कह के उन्होंने लोग लाके बिठा दिए थे। तो इसी तरह होना था अंजाम। लेकिन ये सेनेट में भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के कुछ डिसाइड करती थी तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती थी, कहा जाता था हम एक्शन लेंगे, लेकिन नहीं ले पाते थे। ये हमारी जमहूरियत में अब ये अभी ताज़ा मिसालें हैं। कहा था, लेकिन शायद आपकी नज़र से टीवी पर ये गुजरा नहीं ख्वाजा आसिफ का कि वो 14 हमारे थे, यानी उन्होंने नून लीग पे एतराज़ किया और हमने अपने तमाम मेंबर्स के अपने तौर पर, क्योंकि वो जो थी हिडन पोलिंग थी, शो ऑफ हैंड नहीं था। हमने पूरी तरह से मालूमात की। ख्वाजा आसिफ ने एक दफ़ा टीवी पे कहा था कि वो हमारे अपने लोग थे, तो यानी उनकी पार्टी के लोग थे। हमने अपनी पार्टी की जांच पड़ताल की थी, लेकिन अगर इनमें से कोई हो भी तो शो ऑफ हैंड तो था नहीं और सीक्रेट पोलिंग थी, तो उसकी वजह से नहीं पता चल सका, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन होता और हुआ है। अभी आपने देखा एतजाज एहसन साहब के ऊपर भी और लतीफ़ कोसा साहब पे भी और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन पे एक्शन होता है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट का बताएं कि क्या सोचा जा सकता है? पीपल्स पार्टी कुछ सोच रही है कि नून लीग के साथ पंजाब में या जनूबी पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी निस्बतन मजबूत नज़र आती है, वहाँ कोई सीट एडजस्टमेंट होगी? इस पर कोई बातचीत हो रही है या दुबई की मुलाकात में कोई बात हुई इस पर? देखिए, जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि रनर अप जो होगा किसी भी पार्टी का हो तो उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन हम पीडीएम का हिस्सा भी नहीं हैं और जब हम पीडीएम के हिस्सा थे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। अभी बाग में हमने फिर जो है वो इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा और हम लोग जीते, हमारे ज़िया कमर साहब। तो हम सीट, मैं नहीं समझती कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगा और मेरे पास इसकी कोई इत्तला भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि दुबई की मीटिंग के बाद कोई एलामिया नहीं आया है और एलामिया नहीं आया। ठीक, अच्छा, मेरा ख्याल है जी लाइन ड्रॉप हुई है शैला साहिबा की। बहरहाल हम दोबारा कोशिश करेंगे शैला साहिबा से अगर राबता हो सके, क्योंकि जी शैला साहिबा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा साहब ने कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, जब ये सारा चेंज हुआ तो आगे का क्या सोचा गया है? जब इलेक्शंस हो जाएंगे, जिसकी जितनी सीट्स होंगी उस हवाले से देखा जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा कि कितनी है, अगर फिर दोबारा एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की या मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करी तब होगा, उससे पहले अभी कोई बातचीत नहीं है? नहीं, अभी हम फिलहाल नहीं समझती मैं कि पार्टी कोई बात करेगी। वैसे भी मैंने कहा कि एलामिया कोई नहीं आया दुबई की मीटिंग के बाद, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे नॉर्मल सी मुलाकात थी जो कि सियासी रहनुमाओं को मिलना चाहिए। और क्योंकि एलामिया नहीं आया तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे क्या पॉलिटिकली डिसाइड हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पार्टी भी सबसे ज़्यादा सीट ले, ये उसकी अपनी सलाहियत है कि फिर वो जिस पार्टी के साथ बातचीत करके हुकूमत बना ले। हम भी कोशिश करेंगे, नून लीग भी कोशिश करेगी, जो और जमात ज़्यादा वोट लेगी उसको भी करना चाहिए। अच्छा,
आपके ख्याल से, आप चूँकि इतने अरसे से पार्टी में हैं, एक पार्टी की सोच भी होती है, वो तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, उसमें देखा जाएगा अहम फैसले क्या होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शंस को आगे ले जाने की बात होती है, क्योंकि इस तरह के इशारे कई दफ़ा दिए जा चुके हैं मौलाना साहब की तरफ से भी कि आइन में जो गुंजाइश है, वज़ीर दाखिला की तरफ से भी एमरजेंसी की बात, और बहुत से रहनुमाओं की तरफ से नून लीग के इस तरह के इशारे दिए गए कि एमरजेंसी है जी, आइन में है उसकी गुंजाइश, देखा जाएगा। वज़ीर कानून भी इस तरह की बात करते हैं कि जी आइन में ही जो होगा उसके मुताबिक। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि क्या अक्टूबर या नवंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक जा सकते हैं अगर आप समझिए पहले तहलील कर देते हैं तो इसके बियॉन्ड 1 महीना 2-3 महीने क्या पीपल्स पार्टी गुंजाइश देगी? मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बताए कि अगर वक्त से पहले हुए तो मतलब अगर हम ड्यू डेट पे करें तो 60 डेज और वक्त से पहले करें तो 90 डेज। तो अब ये दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड करना है कि अगर वक्त पे करेंगे तो अक्टूबर में होगा और अगर उसके बाद करेंगे तो नवंबर में होगा। अपनी पार्टी मेरी गुजारिश इससे आगे, मैं इससे आगे का सवाल पूछ रहा था कि अगर कहा जाता है नहीं नवंबर भी नहीं, हम किसी तरह से कुछ ना कुछ हल निकालते हैं और 3 महीने 6 महीने डिले करते हैं। मैं नहीं समझती कि आइन के अलावा कोई बात होगी, आइन के हिसाब से काम होगा वरना नहीं होगा। लेकिन अभी तक हमारे सामने विद इन द पार्टी भी कोई ऐसी बात नहीं आई है कि हम कोई एक्सटेंड करने जा रहे हैं और कोई आर्टिकल शायद 232 है उसके तहत होता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपको भी फिलहाल सीट एडजस्टमेंट का भी नहीं नज़र आ रहा और इलेक्शन भी आगे जाते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये जो आपने कहा ना आइन के मुताबिक, यही तो बात तो नून लीग की तरफ से भी की जाती है। वो तो कहते हैं एमरजेंसी लगाकर 1 साल तक हम आगे ले जा सकते हैं, ऐसी सूरत हाल हो जाए। जहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ भी हमने देखा इलेक्शंस नहीं हो सके। जो भी सूरत हाल बनी जी, आइनी एक मामला आ गया जी, कैसे करें ये करें, इलेक्शन कमीशन नहीं माना, लेकिन हमने आगे जाते देखा है। इसलिए खदशात हैं, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, केपी में जहाँ तक और लाहौर की बात थी, जिस तरह से उसकी असेंबलीज टूटी थी, हम नहीं समझते कि उस पर इस तरह से इलेक्शन होना चाहिए था। इस तरह तो कोई भी जो है वो खिलौना समझ के कि जी मेरी हुकूमत है वो तोड़ दे, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए जब बहुत बात समझ में आई तो केपी के लिए 90 रोज़ नहीं थे और पंजाब के लिए मामलात हो रहे थे। उसमें हम ये समझते हैं कि आइन को गलत तरीके से जो है इस्तेमाल हुआ और एक दफ़ा जो है वो मुनरिफ लोग जिनको कहा जाता है उनके वोट सही थे, दूसरी दफा मुनरिफ लोगों के वोट सही नहीं थे और ये भी नहीं था, तो आईनी मामलात खुद कोर्ट से खड़े हो गए थे और इसीलिए केपी में 90 दिन की अहमियत नहीं थी। तो जो काम आइन के मुताबिक ना हो उसके फिर गलत ही मामलात होते हैं। अब क्योंकि ये आपको आवाम ने भेजा है और कोई भी गवर्नमेंट उस वक्त तहलील करता है जब उसका इलेक्टोरल कॉलेज, एक वजीर आला का असेंबली होती है, और अगर वजीर आला की 99.9% ये कह रही थी कि हम नहीं तोड़ना चाहते तो वो नहीं टूट सकती थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने फैसले किए, जैसे IMF से फैसला करके मुकर गए, इस तरह असेंबली को जो है अपनी जागीर समझा, तो फिर उसके साथ सहूलतकारी के भी मसाइल थे, तो उसके बाद यही सूरत हो सकती थी। जी शाह साहब, मसला ये हमसे भी जब कोई सवाल करता है ना बतौर साफी तजिया, अगर हम भी नहीं बता पाते, आइन में तो है 5 साल मुद्दत पूरी हो गई तो इलेक्शन होंगे, लेकिन हम भी नहीं बता पाते, हम भी आपसे पूछ रहे होते हैं कि जी, और यकीनी जवाब भी नहीं आता कि हाँ जी 5 साल पूरे हो गए, वरना आइन में दर्ज है, किसी को कोई शक गुजरना नहीं चाहिए कि भाई इलेक्शन होंगे, लेकिन पता ही नहीं। समझते कि आपको क्यों शक हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में भी जो है इलेक्शन कराया और स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर कराया। हम हैं तो हम समझते हैं कि आइन ही के मुताबिक काम होगा, और खुदा न खास्ता जो आपको आवाजें आ रही हैं, जो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आपने किसी का नाम दे लिया, न नून लीग का न PTI का, कि इनमें से किसी की आवाज़ है, अगर इनमें से कोई कह रहा है तो हम उसको भी आइन ही के मुताबिक करेंगे, गैर आइनी कोई बात नहीं। चले ठीक है, वो आइन में भी इमरजेंसी की क्लॉज निकल आएगी ना जी, मैं इसलिए कह रहा था। ये बताएं जब कर लें जरूरत हुई, वैसे हमारा कोई इरादा नहीं है, जितनी जल्दी इलेक्शन हो पीपल्स पार्टी को फायदा है। एमल वली साहब जो हैं अवामी नेशनल पार्टी, ज़ाहिर है उससे भी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कहते हैं गुलाम अली खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर, इनकी हिमायत करके अजीम गलती की। आपकी भी जो लोकल लीडरशिप है, नून लीग की लोकल लीडरशिप है, दीगर में कोट कर दे, सलीम साफ़ी साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कह चुके हैं इतनी करप्शन कभी नहीं थी, रिकॉर्ड बन गए। वहाँ पर मैंने साफ़ियों से बात की, ब्यूरोक्रेट से बात की, मैंने सियासतदानों से बात की, तो पीपल्स पार्टी को खदशात हैं। जो कुछ कहा जा रहा है जी वहाँ तो गवर्नर राज लगा हुआ है, सारा कुछ जनाब मौलाना साहब के समधी हैं वो देख रहे हैं, या पीपल्स पार्टी कहती है कि जी बस ये तो अब ज़ाहिर है जिसको जो हमने दे दिया, जिसको जो वजारत दे दी, या जिस तरह से भी एक सेटअप बना वो उसकी बात है। फैसल कुंडी साहब ने भी एतराज़ किया है, उन्होंने भी तनकीद की है इस बात पर। देखिए, अगर तनकीद हो रही है
तो जब तक वो साबित ना हो जाए तो करप्शन जो है वो एक वर्ड जो है वो फैशन के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है, और आपको किसी पार्टी नहीं, मैं तो कोट कर रहा हूँ अहमद वली साहब को। एक आपके वो भी एक तरह से लेकिन अगर फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ये कहा है तो मैं समझती हूँ कि उनके पास कोई सबूत होना चाहिए, उनको कोई बात, कोई चीज़ इंडिकेट करनी चाहिए किसी वाक़े की, किसी चीज़ की, और अगर है तो फिर वक्त पे तो हर चीज़ निकल ही आती है। और हम कोई उनके वो इत्तेहादी नहीं है कि हर चीज पे पर्दा डालें या करें। अगर कोई ऐसी बात, मैं उनका बयान दोहरा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। फैसल कुंडी साहब ने कहा था कि अगर उनके पास कोई ऐसी चीज है तो उन्होंने कहा है ब्यूरोक्रेसी अपने तर्ज पर फंड दिए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों को लगाया जा रहा है, हमसे कोई कंसल्टिंग किया जा रहा है पंजाब में और केपी में। अगर कोई हुकूमत है तो ये उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, ये थोड़ी कि उनकी भी वजीर आजम को या वजीर आला को जो है अदालत से फैसले लेने पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है उसमें। जैसे कि पहले वजीर आजम साहब को रोका गया, या बहुत सारी बातों में वजीर आजम को पहले कहा गया कि सिर्फ आप अकेले फैसला नहीं करेंगे, जबकि वजीर आजम को ये इख्तियार होता है बहुत सारी चीज़ों में कि वो सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो उसके जवाब में है कि फिर तो हर एक को अपनी कैबिनेट से बात करनी चाहिए। शैला साहब, आखिरी सवाल, आपने भी जेलें भी देखी और बहुत कम उम्री में आपने बहुत कुछ देखा है, बड़े मसाइल देखे सियासी तौर पर, आपकी जद्दोजहद है। आज तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं मुश्किलात में है, आप समझती हैं पाबंदी लगनी चाहिए तहरीक इंसाफ पर? अभी ओन चौधरी साहब काबीना का हिस्सा हैं, वो दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, अब चूंकि मामला अदालत में चला गया, अदालत जाने, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ को कभी सियासी जमात नहीं समझती। और मैं क्या, मुझे तो खुद ही, मैंने जनरल ज़हीर की बात सुनी है कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए, और जो कुछ उन्होंने किया सियासत के नाम पे अपने मुल्क के साथ 9 मई को, वो कोई सियासी जमात नहीं करती। हमसे ज़्यादा मुश्किलात नहीं उठाई हैं। हमारे तो 2 लीडर्स की जान इस मुल्क में कुर्बान हुई है, हमारे लोगों ने कोड़े खाए हैं, लेकिन अपने मुल्क की किसी भी बिल्डिंग को इस तरह से निशाना नहीं बनाया। यानी आप पाबंदी की हामी है, इसका मतलब है? या पीपल्स पार्टी? हाँ, पीपल्स पार्टी में तो अलग होगा। नहीं, मेरी पार्टी भी नहीं कह रही, लेकिन हमें दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं। ठीक है, चल, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, आपने हमें वक्त दिया, आपने सुनिया शैला साहबा की। और पार्टी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि अभी कुछ इस तरह के फैसले नहीं हुए, सीट एडजस्टमेंट होती वो नहीं देख रही। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, उनके एतराज़ात हैं, वो कहते हैं उस मीटिंग में कुछ ऐसी बात सामने ही नहीं आई, कोई फैसले नहीं हुए, तो फिर एतराज़ कैसा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।